हेलो दोस्तों, मैं सतनुचर से स्ट्रगल टॉप 10 2.0 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग जीके पार्ट 1 कर लिए थे, जिसमें हम लोग को 25 क्वेश्चन टोटल करना था। तो इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग 7 सवाल कर चुके थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होगा। आज मैं कंप्लीट कर दूंगा उसको। क्वेश्चन कुल टोटल 25 सवाल होगा। तो आइए करते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, मांग का नियम कहता है कि यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। ऑप्शन बी है, यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। ऑप्शन सी, यदि एक वस्तु की कीमत घट जाती है तो उस वस्तु की मांग की गई मात्रा कम हो जाती है। यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग की मात्रा वृद्धि होती है। तो इसमें से बताना कौन सा सही आंसर होगा। तो आइए चेक करते हैं। मांग का नियम कहता है कि यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि होती है। नहीं, जब कोई सामान जब महंगा होता है तो उसकी जो मांग रहती है वो कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे बोला वृद्धि, तो ये गलत हो जाएगा। यदि एक वस्तु की कीमत घट जाती है, कोई सामान है उसकी कीमत घट जाती है तो उस वस्तु की मांग की गई मात्रा कम हो जाती है। नहीं, जब कोई सामान जब सस्ता मिलेगा तो हम तो मांग जो जो खरीदेंगे वो तो ज़्यादा खरीदेंगे, तो यहाँ पे कम दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन भी, यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, कोई सामान हो उसका मूल्य बढ़ जाता है तो उस वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। नहीं, जब कोई सामान जब बढ़ जाएगा तो उसमें जो मांग है तो उसकी खरीदारी कम होगी, तो यहाँ पे वृद्धि ज़्यादा, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, कोई सामान उसका दाम बढ़ जाता है तो उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। सही बात है, जब कोई सामान है उसका दाम बढ़ जाएगा तो मांग की गई मात्रा कम हो जाएगी। तो इसका आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 का। एक इससे सवाल बनता है, मांग के नियम का प्रतिपादक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मांग मांग के नियम मांग के नियम के प्रतिपादक प्रतिपादक कौन है, कौन थे, कौन है? मांग के नियम के प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। एग्जाम में पूछता है सवाल, मांग के नियम के प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। दिया है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, संयुक्त संसदीय समिति। इसमें इसका आपका राइट आंसर होगा प्राक्कलन समिति। इन लोग भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी है प्राक्कलन समिति। लोक लेखा समिति में 15 लोकसभा 7 राज्यसभा सदस्य होते हैं। राज्यसभा लोक लेखा समिति 15 लोकसभा 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं, के सदस्य होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति। देखिए, प्राक्कलन समिति में लोकसभा प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति में 12 लोकसभा 7 राज्यसभा 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं, के सदस्य होते हैं। देखिए, एग्जाम पूछ देता है कि किस समिति को जुड़वा वन भी कहा जाता है। तो किस समिति को जुड़वा वन भी कहा जाता है? किस समिति को जुड़वा वन भी कहा जाता है? किस समिति को जुड़वा वन भी कहा जाता है? तो आंसर आपका होगा लोक लेखा
लोक लेखा समिति लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति। एग्जाम में पूछता है किस समिति को जुड़वा बहन भी कहा जाता है, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति। अगर मैं इसके पहले पार्ट जो वीडियो में मैं जो डिस्कस किया था कि लोकसभा किस अनुच्छेद में है, लोकसभा और राज्यसभा और संसद किस अनुच्छेद में है, देखिए संसद अनुच्छेद 79 में, संसद अनुच्छेद 79 में है और राज्यसभा अनुच्छेद 80 में और लोकसभा अनुच्छेद 81 में। देखिए सवाल था हमारा, भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और लोक लेखा समिति में 15 लोकसभा 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति में 12 लोकसभा 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। एग्जाम में पूछता है किस समिति को जुड़वा बहन भी कहा जाता है, तो आंसर होगा लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति। लोकसभा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 81 में। राज्यसभा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 80 में। संसद किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 79 में। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। दिया ध्रुव तारे का दूसरा नाम क्या है, दक्षिणी तारा, पश्चिमी तारा, पूर्वी तारा, उत्तरी तारा। इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी तारा। उत्तरी तारा को एक और नाम से जाना जाता है, लोड स्टार या पोल स्टार, दोनों एक ही चीज है। देखिए आइए मैं कुछ आपको ग्रह से समझाता हूँ। देखिए ये सूर्य है, ये सूर्य से बढ़ते क्रम में है। देखिए पहले आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, नहीं पहले रहता है बुध शुक्र मंगल पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखिए इस सूर्य से बढ़ते क्रम में है। पहले आता है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो एग्जाम में पूछा था एसएससी CHSL में, एसएससी CHSL 2022 के एग्जाम में पूछा था, जो 2023 में एग्जाम हुआ है। पूछा था किस दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड बेल्ट पाया जाता है, तो वो आपका आंसर था मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच कौन सा बेल्ट पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह, जिसे इंग्लिश कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट। बुध सूर्य जो है, जो बुध ग्रह है, वो कितने दिन में इसका चक्कर पूरा करती है, 88 दिन में। कितने दिन में, 88 दिन में। बुध इसका पूरा चक्कर 88 दिन में कर लेती है। अब बुध अब किसे साज का तारा भोर का तारा कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं साज का तारा या भोर का तारा,
सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ग्रह। चलते आप क्वेश्चन नंबर 11 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। 36 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 148। तो राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान तो अनुच्छेद 153 के द्वारा राज्यों का राज्यपाल होता है। और अनुच्छेद 154 में है राज्यपाल की शक्ति। राज्यपाल की शक्तियाँ। अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 148 के द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिए, अनुच्छेद 148 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्ति, अनुच्छेद 153 में राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान, मतलब कि एक राज्य में एक राज्यपाल होगा, वो अनुच्छेद 153 में कहा गया है। और चलते क्वेश्चन नंबर 12 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। दिया हिमालय के ऊंची पर्वतमालाओं में घास के मैदान क्या कहलाते हैं? हरे घास के मैदान मारू, भाबर, बुग्याल। तो इसको कहते हैं बुग्याल। मारू किसे कहते हैं? कम वर्षा वाले स्थान को मारू कहा जाता है। भाबर कंकड़ों से निर्मित पट्टी को भाबर कहा जाता है। हरे घास में कुछ नहीं होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई? ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी महाबोधि मंदिर समूह, ऑप्शन सी कुतुब मीनार, ऑप्शन डी लाल किला परिसर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। तो विश्व विरासत स्मारक हुमायूं का मकबरा 1993 में शामिल किया गया था। 1993 में विश्व विरासत स्मारक में शामिल किया गया था। शामिल किया गया था। हुमायूं का मकबरा विश्व विरासत स्मारक में 1993 में शामिल किया गया था। हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार मिर्जा गया। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम। किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई? आंसर है आपका हुमायूं का मकबरा।
हुमायूं का मकबरा विश्व विरासत स्मारक में कब शामिल किया गया था? 1993 में। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन है? मिर्जा गया। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने बनवाया था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पर। ग्यास होता है, ग्यास, ज्ञा नहीं ग्यास, मिर्जा ग्यास। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। दिया है अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी गुर्दा, ऑप्शन सी प्रतिरक्षी, ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्जाइमर रोग के कारण। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क प्रभावित होता है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। दिया कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र। देखिए अगर आपका पूछ दिया मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, कुक्कुट, कुक्कुड़, कुक्कुड़ पालन, अगर इनमें से मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन और कुक्कुट पालन पालन, तो कहीं भी अगर पालन शब्द आ जाए तो हो जाता है प्राइमरी सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर जो जाता है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। कई पालन संबंधित आया तो पूछ जाएगा किस प्राथमिक क्षेत्र में जाएगा कि द्वितीय क्षेत्र में, वो हमेशा प्राथमिक क्षेत्र में जाएगा। ये भी जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में, ये भी जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, मुर्गी पालन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, कुक्कुट पालन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। लेकिन जो है कपास के रेशों का उपयोग करके कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? द्वितीय क्षेत्र के अंदर आती है। और प्राथमिक क्षेत्र में यह देखना अगर कहीं पालन शब्द आ जाए तो समझ जाएगी वो प्राथमिक क्षेत्र में जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। दिया है हाल ही में यूजीसी ने कब भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है? 25 दिसंबर, 11 दिसंबर, 31 अक्टूबर, 4 फरवरी। पहले देखते हैं यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, WSION कमीशन। इसका मुख्यालय, मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, नई दिल्ली। क्या पूछा है? हाल ही में यूजीसी ने कब भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है? 25 दिसंबर, 11 दिसंबर, 31 अक्टूबर, 4 फरवरी। तो आपका आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर। 25 दिसंबर क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस, सुशासन दिवस। किसके जन्मदिन पर? अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर, के जन्मदिन पर, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया जाता है सुशासन दिवस। 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। किसके जन्मदिन में मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर। 4 फरवरी क्या मनाया जाता है? विश्व
कैंसर दिवस। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। अगर पूछ दिया कैंसर का अध्ययन, कैंसर का अध्ययन, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी, 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 ओंकोलॉजी। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अब कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी। एग्जाम पूछता है कैंसर का अध्ययन किसे कहा जाता है? ओंकोलॉजी कहा जाता है। अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन बन रहा है? अगर आपसे पूछ दिया भाषा, भाषा संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 343 ए में। पूछ दिया विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। वही पूछ दिया आपसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो हो जाएगा आपका 14 सितंबर या CPTEMBE या 14 सितंबर मनाया जाता है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? पहला विश्व हिंदी, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 10 जनवरी 1975 महाराष्ट्र के नागपुर में। अगर आपसे पूछ दिया जाए पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का थीम क्या थी? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम क्या थी? पहला पूछ रहा है वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, कुटुंबकम। देखिए एक बार और रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में UGC ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने कब भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है? 11 दिसंबर। 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर। 4 फरवरी को मनाया था विश्व कैंसर दिवस। अगर एग्जाम पूछ दिया आपका कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 10 जनवरी 1975 महाराष्ट्र के नागपुर में। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का थीम क्या थी? वसुदेव कुटुंबकम। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, पढ़ते हैं। दिया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? रीना खोखर, लीलिमा मिंज, गुरजीत कौर, रानी रामपाल। तो रानी रामपाल है पहली महिला हॉकी खिलाड़ी। इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत 1991 में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991 में
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले हॉकी के शतरंज के जादूगर किसे कहा जाता है? शतरंज शतरंज के जादूगर विश्वनाथ आनंद को विश्वनाथ आनंद को पहली महिला भारोत्तोलन में किसको मिला था? कड़म मल्लेश्वरी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। पहली महिला भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन किसे दिया गया था? कड़म मल्लेश्वरी को। कड़म मल्लेश्वरी ये पहली महिला थी भारोत्तोलन जो कड़म मल्लेश्वरी। ये पहली महिला हॉकी के खिलाड़ी थी जो रानी रामपाल थे, और ये भारोत्तोलन संबंधित थे यानी वेट लिफ्टिंग से संबंधित कड़म मल्लेश्वरी उनको दिया गया था। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी होती है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में पुरस्कार राशि कितनी मिलती है खिलाड़ियों को? पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए। एग्जाम पूछता है कि शतरंज के जादूगर किसे कहते हैं? विश्वनाथ आनंद को। विश्वनाथ आनंद को कब मिला था ये पुरस्कार? 1991 में। और 2022 में किसे दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार? 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पुरस्कार 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? शरद अंचल को। किसे दिया गया था? शरद अंचल को दिया गया था। देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? रानी रामपाल। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इससे शुरुआत हुई थी 1991 में। शतरंज के जादूगर कौन है? विश्वनाथ आनंद को। इनको मिला था 1991 में यह पुरस्कार। पहली महिला भारोत्तोलन से संबंधित किसे मिला था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार? कड़म मल्लेश्वरी को दिया गया था। इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 25 लाख रुपए खिलाड़ियों को। एक खिलाड़ी को 25 लाख रुपए दी जाती है। 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? शरद अंचल को दिया गया था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। दिया है द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस पुस्तक को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी, अरुंधति राय, अशोक घोष, अनीता देसाई। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति राय। अनीता देसाई की कौन सा पुस्तक है? इन कस्टडी पुस्तक का लेखक कौन है? अनीता देसाई। अशोक घोष पुस्तक का लेखक बुद्ध चरितम पुस्तक का लेखक कौन है? अशोक घोष। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कपाल कुंडलम। एक अरुंधति राय की एक और पुस्तक थी द सेंट ऑफ द डॉग शायद था। द डॉक्टर एंड द सेंट। द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस पुस्तक को किसने लिखा था? अरुंधति राय की एक और पुस्तक थी द डॉक्टर एंड द सेंट। बुद्ध चरितम पुस्तक का लेखक कौन है? अशोक घोष। इन कस्टडी पुस्तक का लेखक कौन है? अनीता देसाई। कपाल कुंडलम पुस्तक का लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 पर।
क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। दिया है, निम्नलिखित में कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? शिमला, नैनीताल, सिक्किम, माथेरन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल। देखिए माथेरन क्या है? महाराष्ट्र का महाराष्ट्र महाराष्ट्र का एक स्टेशन है। महाराष्ट्र का स्टेशन है। माथेरन स्टेशन कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। शिमला पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? शिमला को कहा जाता है। नैनीताल कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 पर। एक क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। दिया है, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? बर्लिन संधि, तिलसिट संधि, वर्साय संधि, ताशकंद संधि। तो वर्साय संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। ताशकंद संधि हुआ था 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच। बर्लिन संधि हुआ था 1977-78 में। किसके बीच? रूस और तुर्की के बीच। किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? ताशकंद संधि 1966 में भारत और पाकिस्तान। इसमें आपका राइट आंसर होगा वर्साय की संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। और ताशकंद संधि कब हुआ था? 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच। बर्लिन संधि कब हुआ था? 1977-78 में रूस और तुर्की के बीच। अब चलते क्वेश्चन नंबर 21 पर। बर्लिन संधि 1877-78 में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। दिया है, वीजी जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है? सितार, वायलिन, तबला, संतूर। तो आप ये है वायलिन संबंधित। तबला से है जाकिर हुसैन। संतूर से हैं शिव कुमार शर्मा। सितार से हैं पंडित रविशंकर। 5 बार ग्रैमी पुरस्कार विजेता। अब चलते क्वेश्चन नंबर 22 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। दिया, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिला तोते की भांति नृत्य करती हैं? जवारा नृत्य, तेरह ताली नृत्य, भगोरिया नृत्य, सुगा नृत्य। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सुगा नृत्य। सुगा नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़। जवारा नृत्य मध्य प्रदेश। भगोरिया नृत्य मध्य प्रदेश। तेरह ताली नृत्य मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी माना जाता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में। अब चलते क्वेश्चन नंबर 23 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। दिया है, निम्नलिखित में क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए महानदी हाथी रिजर्व, ऑप्शन बी संबलपुर हाथी रिजर्व, ऑप्शन सी मयूरभंज हाथी रिजर्व, ऑप्शन डी सोड़ितपुर हाथी रिजर्व। तो ये महानदी हाथी रिजर्व उड़ीसा में है, संबलपुर हाथी रिजर्व उड़ीसा में है, मयूरभंज हाथी रिजर्व उड़ीसा में है, लेकिन सोड़ितपुर हाथी रिजर्व उड़ीसा में नहीं है। ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सोड़ितपुर।
अब बाकी ये तीनों उड़ीसा में है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 50 पर, क्वेश्चन नंबर 25 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। दिया है आरबीएल बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी पटना। तो आरबीएल का पहले फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं। आरबीएल का फुल फॉर्म होगा रत्नाकर बैंक लिमिटेड। स्थापना 1943 में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। कार्यालय मुख्यालय मुंबई में है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।